नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। प्रश्न पत्र किस तरह से आएंगे और क्या-क्या करना है, किन सावधानियों को रखें ताकि इस बार 80 में 80 प्राप्त कर सकें। आइए प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें पेपर में आपके दो खंड हैं, क और ख। खंड क में वस्तुपरक बहुविकल्पी और खंड ख में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ को ध्यान से समझेंगे। आगे दूसरे नंबर पर जो है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। क्रम में हमें प्रश्नों के उत्तर क्रम में लिखने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमें क्रम में लिखने हैं। इसी तरह से चौथा निर्देश जो आवश्यक है, खंड क में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि खंड क में आपको केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 49 प्रश्नों में केवल 40 करने हैं, जिसका अंक 40 आपको मिल जाएगा। खंड क से 40 अंक मिल जाएगा, शेष 40 अंक आपको खंड ख से मिलेगा। इसी तरह से पांचवा निर्देश है, खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा निर्देश पेपर में दिया रहेगा प्रश्नों के बाद, वैसा ही देते हुए आप 7 प्रश्नों को करेंगे तो यहाँ पर आपको कुल पूर्णांक का 40 अंक मिल जाएगा। इस तरह से 80 अंक का पेपर आपका हो जाएगा। चलिए खंड अ पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों में जो विकल्प दिए होते हैं वह सभी सही होते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा जा रहा है, इस बात पर ध्यान देंगे। यहाँ पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त, उन 4 विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त जो सबसे अच्छा है, प्रश्न से सबसे ज़्यादा संबंधित है, प्रश्न का सही उत्तर जिसमें आ रहा है, वही हमें यहाँ देना होता है। ये मत समझिए कि बाकी विकल्प गलत हैं, ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है। अगले इस पर गद्यांश पर चलते हैं। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों के मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छत, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महाकाकर परिवार को जोड़े रखती है। इस तरह से यहाँ बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अठखेलियाँ करता है तो घर अठखेलियाँ करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है, और रिश्तों के बीच बहुत बढ़ता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदलती रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिगतता के नाम पर एकांकीपन में सुख खोज रही है।
उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकांकी नहीं हो रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझे और अपना अहम हटा करके घर को बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह से यह जो गद्यांश दिया गया है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है यहाँ, प्रेम, विश्वास, नातों और माधुर्य व संवेदनाएं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं कथन में। इसके विकल्प हैं, कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 2 और 1 सही है, कथन 3 और 4 सही हैं। इस तरह से आपने ऊपर जो पढ़े हैं उसमें से जो कथन सही हैं उसका उत्तर आप पढ़कर गद्यांश के आधार पर उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न जैसे दिया गया है, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? हृदय की भावनाओं से, वैभव की समृद्धि से, स्थानीय सुविधाओं से, बनावट व सजावट से। यहाँ पर 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, इसमें से उनका संबंध किससे है उसका सही विकल्प आपको देकर यहाँ कर देना है। तीसरा इसी तरह से दिया गया है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? निजी जीवन, एकांकिता में, पारिवारिक भावनात्मकता, संबंधों में। इस तरह से जो 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इसमें किसमें स्पष्ट हो रहा है, पीढ़ी को किसमें दिखाई दे रहा है, यह आपको स्पष्ट कर देना है। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? अब घर का क्या बताया गया, जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से क्या बताया गया आपको स्पष्ट कर देना है। 5वां है, कथन ए और आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। अब कथन आर है, व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब यहाँ कथन ए और आर हैं, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। कथन ए और आर दोनों गलत हैं। कथन ए सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं। अब इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको सही करके आपको लिखना है। अब प्रश्न 2 की बात करते हैं, यह भी 5 अंक का है, जिसमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं। 5 अंक का है, यह काव्यांश दिया गया है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। इस तरह से यह काव्यांश दिया गया है, इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें अथवा करके दूसरा काव्यांश दिया गया है, जिससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न करने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। इस तरह से 5 अंक करने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। अथवा ये दूसरा काव्यांश है, फसल किसान के कच्चे अध पके सपनों की लहलहाती आस है। यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का। इस तरह से दूसरा काव्यांश है। इसी काव्यांश से भी 5 अंक लिए गए हैं। 5 अंक में पाँचों प्रश्न आप करेंगे तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ आपको 4 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं तो 4 के उत्तर देने हैं। जैसे न तो तुम वहाँ जा सके, न ही मैं, इसका सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पर जो भी आप देखें, तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य में जो विकल्प है वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। अब यहाँ आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, हिंदी पीडिया चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें आए समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी पीडिया टीम के
चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा के 10वीं क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य भी वहाँ अच्छे से समझाया गया है, सरल वीडियो में आप देखकर समझ पाएंगे। इसके बाद आप बिल्कुल सही उत्तर करेंगे, पूरे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। मिश्र वाक्य को पहचानना है और सबसे सही विकल्प जो है इसमें उसका चुनाव करना है। अब विकल्प के अनुसार यहाँ चुनाव करना है। केवल कथन 1 सही है, कथन 1 और 3 सही है, कथन 3 और 4 सही है, कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। पांचवा प्रश्न है, सुमेलित करना है और विकल्प चुनना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो कॉलम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कॉलम 1 में लिखा गया है बिल्ली आई और दूध पी गई। फिर दूसरे प्रश्न है, यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती। तीसरा लिखा गया है, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा। अब यहाँ जूठा दूध फेंकना पड़ा। अब तीनों के लिए देखिए, पहले के लिए सरल वाक्य दिया जा रहा है, दूसरे के लिए संयुक्त वाक्य दिया जा रहा है, तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य दिया जा रहा है। तो पहला क्या है, सरल वाक्य है, दूसरा क्या है, सरल वाक्य है, तीसरा क्या है, सरल वाक्य है। इसके अनुसार विकल्प दिए गए, विकल्प का चयन करके आप लिखेंगे कि कौन सा कथन जो है कॉलम 1 का कौन कॉलम 2 से सुमेलित कर रहा है। विकल्प 1 में तीसरा, 2 में पहला, 3 में दूसरा, 1 में दूसरा। अब इस तरह से जो विकल्प आपका सही बन जाए उसे करना है। इसी तरह से निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब वाच्य आधारित है, आपको वाच्य पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वाच्य परिवर्तन और वाच्य के बारे में देख करके बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं। हमने वहाँ बहुत अभ्यास प्रश्न कराए हैं। इस तरह से आप वाच्य भी आसानी से देख पाएंगे। वाच्य से कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। वाच्य कैसे पहचाने, इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई, आप आसानी से प्लेलिस्ट देख करके समझ सकते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का क्या है? अब यहाँ तो अभी आपको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा, बड़े आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें कर्तवाच्य का उदाहरण है। अब कर्तवाच्य कैसे पहचानते हैं, इसको स्पष्ट आप देख पाएंगे। दादाजी दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। अब भाववाच्य क्या है, इसको भी आसानी से आप वहां देख। पांचवा है, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तवाच्य होगा। अब कर्तवाच्य कैसे आप पहचानेंगे, तो आप जब वीडियो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, स्पष्ट रूप से आप सही कर पाएंगे और आप पूरे अंक पा लेंगे। इसी तरह से निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 के नहीं देने हैं। हमेशा याद रखना 4 कहा जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि हम ध्यान न दें प्रश्नों में क्या लिखा गया और 5 के उत्तर देते चले जाएं, तो आपका 4 ही काउंट होगा, 4 ही की कॉपी जचेगी, बाद में आपके अंक कम हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देने का प्रयास करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इस तरह से 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय। अब पद परिचय जो आप पढ़ना चाहते हैं वह भी प्लेलिस्ट में दी गई है। पद परिचय आसानी से वहां से सीख सकते हैं, आपको कभी भी किसी पद का परिचय देने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। इस तरह से 4 प्रश्नों में पद परिचय पूछा गया है, 4 प्रश्नों के करने हैं, 5 में पूछा गया है। तो 5 प्रश्न इस तरह से आप देख रहे हैं, 4 के पद परिचय आप आसानी से कर देंगे। अब आता है छठा प्रश्न, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 बहुविकल्पी हैं जिसमें से 4। तो अलंकार के लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके ढेर सारी पहचान सीख सकते हैं, जिससे अलंकार को देखते ही आप आसानी से कर सकेंगे। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज। अब यहाँ अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। अब यहाँ अर्थ की बात की गई, अर्थ बिना कब पूर्ण है, अर्थ बिना कब पूर्ण है,
शब्द सकल जग काज, एक अर्थ यहाँ दिया गया। दूसरा अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, यहाँ अर्थ के बारे में क्या अर्थ दिया गया है। इसमें अर्थ 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार अर्थ के 2 अर्थ आए हैं। इस तरह से बड़े आसानी से वीडियो देख करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अलंकार पहचानने की वीडियो देखिए और आप आसानी से सभी प्रश्न कर पाएंगे, सुविधाजनक होगा आपके लिए। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, यहाँ अर्थ जो एक शब्द प्रयोग हुआ है उसके एक से अधिक अर्थ हैं। अर्थ एक ही है, उसके एक से अधिक अर्थ हैं, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे अर्थ का क्या अलंकार होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। श्लेष अलंकार होगा, जैसे कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। अब यह वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ मैंने पहचान बताया हुआ है। जब मनो, जब वहाँ पे शब्द हो मानो, जानो, जनहु, मनहु, जनु, मनु, इस तरह से जब शब्दों का प्रयोग होने लगे तो आपको कौन सा अलंकार वहाँ समझना है, आप वहाँ से देख करके, यहाँ मैंने लगा भी दिया है, उत्प्रेक्षा होगा इसमें। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धारा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। अब यहाँ पे अलंकार पहचानने के लिए आप बड़े आसानी से इधर उठाया धनुष क्रोध में, अब यहाँ देखें अतिशयोक्त, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, अतिशयोक्त है। इसी तरह से आप प्लेलिस्ट में जाकर के जैसे ही आप अलंकार के वीडियो देखेंगे, कोई भी पद आप पढ़ते ही अलंकार पहचान जाएंगे, तो आप आसानी से अपने पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो जरूर देखिए। इस तरह से जैसे एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सकूं मिलेगा चलने दो धरती पर, रात चलने दो धरती पर रात, अब 2 रात धरती पर। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष है, कि उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है। अब यहाँ जब जैसे सूरज ने सोचा है कि छुट्टी ले लें और धरती पर चले, तो सूरज जो है आप जानते हैं कि सूरज एक तरह से तारा है, लेकिन वह मानव के रूप में बात कर रहा है, तो मानवीकरण का उपयोग किया गया है। तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि मानवीकरण है, यहाँ आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है। आप इन 4 अलंकारों को ध्यान से देखें। अब इसमें क्या हो सकता है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो। अब मानो शब्द आ गया है, अभी पहचान बताई है, तो मानो हो गए पंकज नए। इस तरह से उत्प्रेक्षा का यहाँ उदाहरण है, आप आसानी से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब 7वां प्रश्न जो दिया गया है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ 5 सभी लिखने हैं, 5 के 5 लिखने, तभी आपको 5 अंक यहाँ मिलेंगे। किस प्रश्न में 4 करने इसका ध्यान रखना है, किस प्रश्न में 5 करने इसका भी हमें ध्यान रखना है, तभी हम सही अंक उठा पाएंगे। अब यहाँ जो दिया गया है अंश, इसको आप देखेंगे, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। अब प्रश्न जैसे ही आप पढ़ेंगे हालदार साहब के बारे में और चश्मे के बारे में, आप स्पष्ट 5 प्रश्नों में से सही उत्तर चुन पाएंगे। इस तरह से 5 प्रश्न को पढ़ करके 5 प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो तीसरा प्रश्न ये है, और चौथा प्रश्न है, और ये 5वां प्रश्न है। ये 5 प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे। इसी तरह से 8वां प्रश्न जो है, इसको ध्यान से देखें। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित
दो बहुविकल्पीय प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ केवल दो प्रश्नों को आपको करना है, केवल दो प्रश्नों को करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ये स्पष्ट कहा गया है। तो दो विकल्प, पहला है बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे। बाल गोविंद भगत से पूछा गया है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हवलदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। ये दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा और चौथा प्रश्न होगा। इस तरह से इन प्रश्नों में से पांचवा प्रश्न आपको केवल दो करने हैं। फिर अगला आठवां, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुनकर लिखिए। तो ये जो बाल गोविंद भगत से लिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ कर ही आएंगे, तभी अच्छे से करना मुमकिन होगा। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश पर आधारित, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 5 अंक मिलेंगे, 5 प्रश्न करने होंगे। नौवां प्रश्न जो आपका होगा 5 अंक का होगा, पांचों करने होंगे। अब यहाँ जो काव्यांश से 5 प्रश्न आए हैं, इन 5 प्रश्नों को आसानी से आप करने हैं। आप अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो को देख करके आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ बताए गए हैं, आप आसानी से, जैसे यहाँ 10वां प्रश्न है पदम पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पद्य पाठों के आधार पर फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए नए बिंदु हैं। अब फसल की श्रेष्ठ परिभाषा क्या है, जब आप पाठ पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। इनको दूसरा प्रश्न भी है। ये दोनों जब आप करेंगे, ये दो प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों को जब आप करेंगे तब आप 2 अंक उठा पाएंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आता है खंड ख शुरू होता है, खंड ख शुरू होता है। यहाँ से गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ऐसा लिखने 3 प्रश्न जब लिखेंगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो अर्थात 2-2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न लिखने होंगे। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 को लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, अन्यथा वो लिखा हुआ किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न जो दिए गए हैं उनको आप करके उठा सकते हैं। इस तरह से पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। 13वां प्रश्न होगा पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर आधारित निम्न 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। 2 के उत्तर देंगे, अर्थात यहाँ 4 अंक का 1 प्रश्न होगा, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा, 2 का उत्तर देंगे तो 8 अंक आपको मिल जाएगा। इस तरह से पूरक पाठ्य पुस्तक जो आपकी है, पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ प्रश्न लिए गए हैं। इन पूरक पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आप 2 करेंगे। और 14वां प्रश्न है निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद आपको यहाँ लिखना, 6 अंक मिलेंगे, 6 अंक दिए जाएंगे। जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती, उसके लिए संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। संकेत बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय, इसके लिए भी संकेत बिंदु दिए गए हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, इस तरह से यह संकेत बिंदु दिया गया है। 15वां प्रश्न है आप मनस्वी मौर्य मनस्विता मालवी हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए खुले पड़े सीवर लाइन के मैन होल के संदर्भ में दैनिक जागरण अब नगर के संस्थापक को समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब यहाँ पत्र लेखन के लिए आपको बताया गया है, तो आप पत्र लिखें। अथवा दिया गया है, 5 अंक दिए जाएंगे। पत्र लिखें। अथवा क्या करना है, आप श्रेयस राजदूत श्रेयसी सिंह हैं, आप छात्रावास में रहते हुए आपको पिता जी से पता चला है कि आपकी माता जी पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, किंतु
अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती हैं। माता जी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब यहाँ आपको माता जी को पत्र लिखना है। यहाँ उस तरह से पहला पत्र लिखना है या आपको दूसरा अथवा करके दिया गया माता जी को पत्र लिखिए। तो इसमें से एक पत्र आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखना होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न है, आप तरुणा वैश्य हैं, तरुण वैश्य और तरुणा वैश्य हैं। आप बीएड कर चुके हैं। आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल अबस अर्थात ये स्थान का नाम दिया गया है, नगर में हिंदी अध्यापक अध्यापिका के पद पर आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। अब यहाँ बायोडाटा आपको तैयार करना है, आवेदन करना है, बायोडाटा तैयार करना है। ऐसा करने पर 5 अंक मिलेंगे। अथवा आप रॉबर्ट पॉल डाली डिसूजा हैं। आपने अबस प्रकाशन का नगर में ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी। प्रकाशक द्वारा उनमें 2 पुस्तकें किसी अन्य को लेखक को भेज दी गई। पुस्तक के पहले पेज पर फटे हुए इसकी शिकायत करते हुए इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के प्रकाशन के लिए प्रकाशक के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक मेल लिखिए। अब ईमेल यहाँ लिखने की बात आई है। ईमेल कैसे लिखेंगे, ईमेल में क्या क्या बातें होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप ईमेल लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। 17वां प्रश्न है, जो आपके चाचा जी रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ 4 अंक आपको दिए जाएंगे एक आकर्षक विज्ञापन लिखने के लिए। अथवा आप सौम्या गर्ग आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी है, इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना बधाई संदेश लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, विज्ञापन तैयार करना था, अथवा बधाई संदेश लिखने पर 4 अंक दिए जा रहे हैं। इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ समाप्त होंगे, जो आपको 80 अंक दिए जाएंगे। 40 खंड अ से, 40 खंड ब से, 40 खंड क से, 40 खंड ख से। तो आप खंड के नाम पर आप ध्यान से रखेंगे। एक खंड में आपको 40 अंक मिलेंगे, दूसरे खंड में 40 अंक मिलेंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान देते हुए एक अच्छे तरीके से पेपर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।